हेलो एवरीवन, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के पेपर्स एनालिसिस, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमें किस हिसाब से अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहिए। तो इसमें हमारा मेनली रोल रहेगा कि साइंस एंड टेक का मेनली 15 से 20 क्वेश्चंस का रोल रहता है प्री के अंदर। ठीक है, तो इस बार जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस कम थे, 11 क्वेश्चंस थे। तो हम देखेंगे कि किस किस पोर्शन पे हमें अपनी कमांड बनानी है, ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो छूटे ना और हम अपनी कटअप को आसानी से क्लियर कर सकें। क्योंकि साइंस एंड टेक ऐसा एक पार्ट है हमारा कि अगर हम उसे समझ लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक हमें कोई जो हमारे करंट न्यूज़ वगैरह या करंट अफेयर्स वगैरह जो रहते हैं वो हमारे अपडेट होते जाते हैं नॉर्मली। तो जनरली मैं इस सेशन में आज के में ये रहेगा मेनली कि मैं जो टॉपिक से रिलेटेड हैं ये बताती चलूँगी कि हमें बाद में ये पढ़ना है, और जो अभी टॉपिक्स हमारे आते जाएंगे वो मैं आपको समझाती हुई चलूँगी साथ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन के साथ में। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हमारा वीडियो लंबा बनेगा नहीं, तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। नीचे ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डायरेक्ट पहले मैंने उनका आंसर बताया, और नीचे जो है डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। अगर आपको इसमें समझने में कोई इशू आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और वैसे तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले मैं क्वेश्चंस में आपको टर्म्स बताती चलूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है विथ द पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 16:9 डिस्प्ले डिफरेंशिएशन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 मीन्स। इसमें ये बोला है कि 16:9 के में हमारे डिस्प्ले डिफरेंशिएशन में यानी डिस्प्ले रेजोल्यूशन में 1080 पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये पी नीचे जो है वो पिक्सल्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं आपको इसमें जो 4 टर्म्स हैं अंडरलाइन करती हूँ। दैट इज़ 1080 पी डिस्प्ले रेजोल्यूशन, दैट इज़, फिर नेक्स्ट वन है हमारी डिस्प्ले डिफरेंशिएशन, और दूसरा है नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारा पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो, दैट इज़ 16:9। ठीक है, इसमें ये हमारी जो है पहले तो क्वेश्चन के उस पर बता देती हूँ कि 1080 पी होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे मोबाइल के जो अगर हम कुछ चलाते हैं नेट वगैरह, तो उसमें वो हमसे पिक्चर क्वालिटी पूछता है। तो हम 720p 1080p 4K 8K जो स्क्रीन की रिजोल्यूशन होती है उस पर हम क्लिक करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा जो है नेट कंज्यूम होता है। ठीक है, तो कभी देखा भी होगा कि जो हमारे 1080p यानी पिक्सल्स पे नेट ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हमें अगर हमारे पास नेट कम होता है तो हम उसकी पिक्सल्स कम कर लेते हैं, तो हमें जो स्क्रीन है वो ब्लरी दिखने लग जाती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1080p का मतलब क्या है 1920 × 1080 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसका हमारा सेकेंड आंसर होगा। तो अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये है क्या मतलब। तो 1920 मल्टीप्लाई 1920 × 1080 इज़ ए 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, यानी ये एस्पेक्ट रेशियो इसका ये है 1920 × 1080। ठीक है, तो अब हम पहले इसमें देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था स्मार्टफोन, DSLRs और मॉडर्न कैम कॉर्डर्स होते हैं, या फिर वीडियो जिसमें रिकॉर्ड होते हैं वीडियो, उसमें जनरली 1920 × 1080 पिक्सल्स की सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, अब एस्पेक्ट रेशो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशो होता है एक नंबर जो कि वाइड वीडियो को हम बताता है कि कितना वाइड कितना चौड़ा उसका स्क्रीन की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग उसका वीडियो का लेंथ या ब्रेथ मैं बोलूँ इन टर्म्स में जो है विड्थ और हाइट की रह जाएगा। जैसे हमारा 1:1 भी होता है, 16:9 भी होता है, 4:3 भी होता है। आप देख सकते हैं अपने फ़ोन पे। 1:1 का मतलब होता है कि हमारी जो मूवीज़ होती हैं जो हम देखते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में आती है। 16:9 का मतलब है कि मूवीज़ जो है वो वाइड स्क्रीन की फॉर्म में आएंगी। कभी अगर आपने मूवीज़ मोबाइल्स पे देखी हो तो पता भी होगा आपको इस चीज़ के बारे में। और 4:3 जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एस्पेक्ट रेशो इज़ व्हाट योर कैमरा रिकॉर्ड्स इन विथ मोस्ट ऑफ DSLRs में जो होता है वो हमारा क्या होता है 16:9 होता है हमारा एस्पेक्ट रेशो। लेटेस्ट वर्जन जो होती है iMovie की वो जो है 16:9 पे ही काम करती हैं, उनका लॉक वर्जन वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MOEMS। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये हमारी जो है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अब हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा फुल फॉर्म ऑफ
MOEMS मैंने आपको बता ही दिया था, माइक्रो ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। इसको हम ऑप्टिक्स MEMS भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये मैकेनिकल ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब इसमें सब चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है। जिसमें ये किस काम में आता है, दैट इन्वॉल्व सेंसिंग और मैनिपुलेटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये सेंसिंग करने के काम में आता है, या मैनिपुलेट ऑप्टिकल सिग्नल्स को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उस काम में भी आता है ये, ठीक है। तो अब ये है, इसमें किस किस डिवाइस में ये काम में आता है, तो ये ऑप्टिकल स्विच, ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्ट, या फिर ट्यूनेबल VSCEL और माइक्रो बोलोमीटर्स में काम आता है। जनरली ये डिवाइस जो है वो फैब्रिकेटेड यूजिंग माइक्रो ऑप्टिक्स में काम आता है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड माइक्रो मशीन्स टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हुई रहती है, जिसमें कि हमारे सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन नाइट्रेट एंड गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इसमें और भी 2 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है, वो है माइक्रो इलेक्ट्रिको मैकेनिकल सिस्टम और माइक्रो ऑप्टिक्स, ठीक है। अब इसकी एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हार्वे सी नथरसन ने, जो कि एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, MEMS को इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। MEMS क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम को इन्होंने इन्वेंट किया था। तो ये क्या है, इस टाइप डिवाइस ऑफ द टाइप नाउ फाउंड इन प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम आईफोन्स टू ऑटोमोबाइल्स। ये किस में काम में आते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, इनमें काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट इन ए स्टेथोस्कोप रीचेज द डॉक्टर्स ईयर। डॉक्टर की ईयर में कैसे पहुंचता है, तो ये तो हमें नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बायो का चैप्टर है जनरल साइंस में। तो इसका, या फिर मैं बात करूँ, फिज़िक्स का चैप्टर आता है एक, लाइट या साउंड, तो साउंड वाले चैप्टर में भी ये चीज़ आराम से आ जाती है। तो एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसका देखते हैं आंसर, फिर मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो इसमें जो है इसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब स्टेथोस्कोप जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डिवाइस हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए, या इंस्ट्रूमेंट होता है लिसन करने के लिए, मेज़र करने के लिए नहीं, सॉरी, लिसन करने के लिए, ठीक है। अब जो साउंड होता है हार्ट बीट का, वो डॉक्टर के थ्रू पे, डॉक्टर के कानों के में पहुंचता है, किसके ज़रिए, स्टेथोस्कोप के ज़रिए। डिस्क और ट्यूब जो होती है वो स्टेथोस्कोप की एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई का मतलब साउंड को बढ़ा देती है, क्योंकि हमारी जो हार्ट बीट्स की साउंड होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको डॉक्टर के कानों तक पहुंचाने के लिए उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। एम्पलीफाइड साउंड जो होती है वो ट्रैवल करती है डॉक्टर के ट्यूब से उसके ईयर पीसेस में, और डॉक्टर उसको सुन लेता है। और जब डॉक्टर यूज़ करता है स्टेथोस्कोप को, तो वो हमें कहाँ रखता है, हमारे डायफ्राग्राम पे रखता है, पेशेंट्स बॉडी पे, ठीक है। डायफ्राग्राम क्या होता है, एक्चुअली लार्ज, ये हम सारा बायो में देखेंगे जनरल साइंस में। डायफ्राग्राम क्या होता है, एक लार्ज राउंड पार्ट होता है किसका, चेस्ट पीस का। फिर यहाँ से जो है हार्ट बीट्स की हाई पिच साउंड होता है, जो कि ट्रैवल करता है हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में, जिसके साथ में हमारा जो है प्रेशर वेरिएशन देखने को मिलता है हमारी बॉडी का। अब जो है इसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये जनरली हम डॉक्टर को सुनाई देते हैं, और डॉक्टर हमारी जो है, जैसे बात करूँ तो इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, या कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है जो मेनली इसको देखता है, ठीक है। अभी हमारा स्टेथोस्कोप का ज़्यादा यूज़ तो अभी काम नहीं आएगा, अभी जब हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमारे इसमें मेनली हम बता सकेंगे कि क्या क्या इसमें बायो में स्टेथोस्कोप जो है, या फिर और भी इंस्ट्रूमेंट जो है हमारी बॉडी के फ्लक्चुएशंस, या मैं बोलूँ BP वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मेज़र करने के काम में आती हैं, क्योंकि जो सब चीज़ें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज़ CNG इज़ मेनली कौन सी होती है, मीथेन होती है, आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे देती हूँ। CNG का क्या है, CNG जो है वो किससे बनी हुई होती है, मेनली मीथेन से। ये बेटर होती है पेट्रोल और डीजल से, क्योंकि इसकी कंबशन जो है वो क्या, अनडिज़ायरेबल गैसेस नहीं निकालती, जैसे कि पेट्रोल और डीजल के निकालती है, ठीक है। कॉस्ट किसकी इसकी सस्ती पड़ती है उनके कंपैरेटिवली, पेट्रोल और डीजल की कंपैरेटिवली, ठीक है। इसमें जो है CNG व्हीकल्स रिक्वायर ए ग्रेट अमाउंट ऑफ स्पेस और फॉर फ्यूल स्टोरेज देन कन्वेंशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स, मतलब इसमें थोड़ा सा स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होता है हमें। अब क्या है, आजकल लेइंग पाइपलाइंस
to deliver CNG through distribution pumps is another difficulty faced in switching over to CNG। अभी एक और डिफ़िकल्टी आने लगी है कि हम CNG की तरफ स्विच तो कर रहे हैं पर हमें इसकी पाइपलाइन डालने की ज़रूरत है। इट इज़ चीपर, ग्रीनर एंड मोर एफिशिएंट। ये तीनों चीज़ें मतलब इसके बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है CNG जो है वो मेनली मीथेन, जो हमारा आंसर है क्वेश्चन में पूछा था, जैसे कि लाइक गैसोलीन प्रोड्यूसेस इंजन पावर व्हेन मिक्सड विथ एयर एंड फेड इनटू द इंजन कंबशन चैम्बर। अब CNG जो है मेनली रीच करती है कंबशन चैम्बर पे, मिक्स करती है एयर के साथ में और इग्निशिएट करती है स्पार्क के ज़रिए और हमारा मूव करने लग जाता है। और ज़्यादा अगर इसमें इग्निशन राइज़ होता है तो इसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है। CNG जो है कंप्रेस की जाती है, तो CNG इज़ कंप्रेस सो दैट द इनफ फ्यूल कैन बी स्टोर्ड इन आवर व्हीकल इज़ एक्सटेंड ड्राइविंग रेंज मच लाइक द गैसोलीन टैंक इन ए व्हीकल। नेक्स्ट आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पता भी होगा। मैलग्नेंट मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। मैलग्नेंट मलेरिया जो है वो कॉज किया जाता है किसके ज़रिए? जनरली जो होता है वो प्रोटोजोआ के ज़रिए मलेरिया फैलता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टाइप है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो बात करूँ मैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी, और एक और होता है हमारा जिसको मुझे भी, ठीक है, तो इसमें जो है वो प्रोटोजोआ से जो है वो मलेरिया फैलता है। तो अब इसमें मलेरिया का भी टाइप दिया हुआ है मैलग्नेंट मलेरिया, इसका हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम एक बार। डिटेल एक्सप्लेनेशन है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, मैंने आपको बता ही दिया। प्लाज्मोडियम जो है वो किसके ज़रिए हमारी बॉडी में आते हैं? बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के ज़रिए। मस्कीटो जो है, मलेरिया जो है वो मस्कीटो बॉर्न इन्फेक्शनियस डिजीज़ है। ठीक है, अब इसमें जो है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, टायर्डनेस, वॉमिटिंग और हेडेक्स होते हैं इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं। और सीवियर केसेस में जो है येलो स्किन हो सकती है, सीजर्स भी आ सकते हैं, कोमा और डेथ भी हो सकती है। अब जो है सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है, ये भी कॉज होता है किसके ज़रिए? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के ज़रिए। मलेरिया पैरासाइट जो है उसको, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है गाइस, तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। मलेरिया पैरासाइट को जो है वो दो साइकिल कंप्लीट करती है। जैसे ह्यूमन के अगर मस्कीटो जो है वो बैठेगा, तो मस्कीटो जो है वो वेक्टर हो गया। वेक्टर जो है वो क्या होता है? जो कि ट्रांसमिट कर रहा है किसको? डिजीज़ को। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो ह्यूमंस को होती है और चिल्ड्रन, ये एक तरीके की इन्फेक्शनियस, मैं बात करूँ, मलेरिया इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट पैरासाइटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड क्लेम्स दैट द लाइव्स ऑफ मोर चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड दैन द एनी अदर इन्फेक्शनियस डिजीज। मतलब किसी और से इतनी ज़्यादा जान नहीं जाती जितनी मलेरिया से जाती है, और वो भी इस टाइप के जो मलेरिया होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन्फेक्ट्स द वायरस कॉजिंग जापानीज़ एनसीफेलिटीज़। जापानीज़ एनसीफेलिटीज़ से हमारे बॉडी का किस पार्ट को अफेक्ट होता है? तो होता है हमारे ब्रेन को। ब्रेन को कैसे? कि जो जापानीज़ एनसेफेलिटीज़ जो है वो किसके ज़रिए फैलता है? इसके वायरस के ज़रिए फैलता है। ये ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। अब जो जापानीज़ एनसेफेलिटीज़ जो है वो किसके ज़रिए कवर की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? मिशन इंद्रधनुष के ज़रिए कवर की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मदर फीटस RH ब्लड टाइप इनकेपेबिलिटी प्रॉब्लम्स कैन अकर इफ़ द मदर डैश एंड हर फीटस इज डैश। तो इसमें क्या होगा, इसका मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, उसके साथ के साथ इसका फिर मैं आपको आंसर्स भी बताते हुए चलूँगी। एक्चुअली एक मैं बात करूँ, एक एंटीजन, ठीक है, एक फैक्टर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर एक्चुअली में मिला किससे? हमें मंकी से मिला है। ये मंकी में पाया जाता था रीसिस नाम के, तो ये उसी से डिस्कवर हुआ। मिलता तो हमारी बॉडी में भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल, ठीक है,
इसमें ये तो मेल तो होता है RH पॉजिटिव और फीमेल क्या होती है RH नेगेटिव, ठीक है। इनका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो तो सही पैदा हो जाएगा, बट जो फर्स्ट चाइल्ड जब निकालते हैं बॉडी से फीमेल की, तो उसमें क्या होता है कि उसके एम्बेरिकल कॉर्ड के ज़रिए कुछ जो ब्लड के ट्रेसेस हैं वो वीमेन के वॉम में रह जाते हैं, ठीक है। जब सेकंड चाइल्ड अगर होता है तो उसमें क्या होता है, या तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा, उसी टाइम में मर जाएगा, थोड़े टाइम के बाद में वॉम में ही मर जाएगा, या फिर अगर वो पैदा होता है तो वो कुछ टाइम के बाद में मर जाएगा खून की कमी से, ठीक है। तो इसको एक नाम होता है, इसका नाम है डिजीज़ का इस डिजीज़ का नाम होता है इथेरोब्लाइटिस फीटसिस। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया भी था, RH पॉजिटिव जो मेल होता है, ठीक है, उसका RH नेगेटिव के साथ फीमेल के साथ में फर्स्ट चाइल्ड तो ठीक हो जाता है, पर सेकंड चाइल्ड जो है वो कैसा है, या तो वो पहले ही मर जाएगा कुछ टाइम के में अगर वो डेवलप हो रहा है मदर के वॉम में, या फिर वो कुछ टाइम के बाद में मर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसके एम्बेरिकल कॉर्ड में के ज़रिए जो पहला बच्चा होता है उसके एम्बेरिकल कॉर्ड में उस निकालते वक्त उसका थोड़ा सा ब्लड ट्रेसेस जो हैं वो मदर के वॉम में रह जाते हैं, ठीक है। तो RH फैक्टर क्या है, एक्चुअली एक प्रोटीन होता है जो कि कुछ रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसमें सभी में नहीं होता, ये कुछ में ही होता है। जो पीपर जिनमें ये RH मिलता है प्रोटीन, उसको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें ये नहीं मिलता उनको हम क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे लास्ट ईयर एक नया टॉपिक ऐड हुआ था RS प्री में, दैट इज़ जूनोटिक डिजीज़ेज़। तो इसके ज़रिए ये हमारा क्वेश्चन आया है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं देखती हूँ, बताती हूँ आपको कि इसमें पूछा है कि जूनोटिक डिजीज़ कौन कौन सी नहीं होती हैं, ठीक है। तो पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि जूनोटिक डिजीज़ होती क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला इसका एक्सप्लेनेशन, फिर मैं आपको इसका बता दूँगी। तो एक्चुअली जूनोटिक डिजीज़ जो होती हैं वो एक तरीके की इन्फेक्शनियस डिजीज़ होती हैं। किसके ज़रिए फैलाई जाती है, पैथोजन के ज़रिए। कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियम हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, और प्रियन हो सकता है, जिसको हम पैरासाइट को प्रियन भी बोलते हैं, जो कि एक एनिमल बॉडी से, जैसे मानो हमारा कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस जो था वो पहले किस में आया, बैट्स में आया, फिर बैट्स जो है वो ह्यूमंस ने कंज्यूम की तो वो ह्यूमंस में आ गया। तो इसमें एक एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दीज जर्म्स कैन कॉज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेस इन पीपल एंड एनिमल्स, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ठीक है, जो हमने कोविड में देखा भी था, ठीक है। तो इसमें जूनोटिक डिजीज़ कौन कौन सी होती है, रेबीज़, जूनोटिक इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनियोलिसिस, वेस्ट नाइल वायरस, प्लेग, इमर्जिंग कोरोना वायरस, ब्रुसेलिस, लाइम डिजीज़ एंड सार्स डिजीज़। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ पीछे, ठीक है। तो यानी कौन कौन सी जो हैं वो जूनोटिक डिजीज़, कौन सी जो है वो जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, रेबीज़ है, प्लेग है और सार्स है, ठीक है। रेबीज़ कैसे है, कुत्तों से पाई जाती है ये, प्लेग चूहों से, और सार्स जो होता है वो इन्फ्लुएंजा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर हुआ जूनोटिक डिजीज़ का। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल कौन से हैं विटामिन हमारे, ठीक है। तो विटामिन हमारे दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। मैं इसका आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। डिस्कवर किया था किसने, सी फंक ने, जो 1911 में। इनको विटामिन नाम किसके लिए दिया गया था, क्योंकि ये वाइटल थे लाइफ के लिए, ठीक है। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, A, D, E के, ठीक है। तो ए से हमारा जो है विटामिन A की कमी से आँखों में जो है आँखों की रोशनी में दिक्कत होती है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स के लिए इफ़ेक्ट करता है। ई जो है वो हमारे जो फर्टिलिटी मेनली बात आती है, या फिर स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो होती है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और विटामिन के जो है वो हमारी ब्लड का कोगुलेशन, यानी हमें कोई कट लग जाता है तो उसमें हमें हेल्प करता है,
ठीक है। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। बी में जो है वो हमारे इतने विटामिन होते हैं जिनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछ सकते हैं ये। और विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, ठीक है। तो हम आपको पता चल गया होगा कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन ये था कि कौन सा विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि स्टेट रिमोट सेंसिंग जो एप्लीकेशन है, जो स्टेट्स के ज़रिए चलाई जा रही है, उसका लोकेशन कहाँ पे है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, स्टैटिक जो है न्यूज़ में भी था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये है जोधपुर में। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि किसने डिस्कवर किया, क्या जो है डिस्कवर किया, ये इसका जो है कब ये एस्टेब्लिश हुआ। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन द सोसाइटी एंड टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो था वो ऊंचा करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। डिपार्टमेंट केटर्स फॉर द नीड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट के लिए ज़रूरी था ये। तो इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जाती है। रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो लोकेटेड है अजमेर, हेडक्वार्टर जयपुर है, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। तो हमारे ऑप्शन में जो है वो जोधपुर दिया हुआ है, इसलिए हमने उसको जोधपुर टिक किया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटम डॉट। तो क्वांटम डॉट क्या है हमारा? तो क्वांटम डॉट जो है वो हमारा क्या है? एक तरीके का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो क्वांटम डॉट जो है ये हम नैनो टेक्नोलॉजी में थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो क्वांटम डॉट जो है वो एक तरीके का नैनोमीटर साइज सेमीकंडक्टर पार्टिकल है। ट्रेडिशनली इसके ऊपर जो है कोर शेल का स्ट्रक्चर हुआ है, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो गया, ठीक है। क्वांटम डॉट जो है वो यूज़ किए जाते हैं यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसमें जो है दे एमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये किस किस के लिए काम में आते हैं हमारे, मैं आपको इसके यूजेस बताती हूँ पहले, ठीक है। ये हमारे काम में आते हैं इनकी डिस्प्लेज इंक्लूडिंग टेलीविज़न्स, स्मार्टफोन की इसके लिए। इसकी लॉन्गेस्ट या मैं बात करूँ मेनली जो है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वांटम डॉट्स प्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मोस्ट टिपिकल जो है वो कोलाइडल सिंथेसिस है। ये सारा हम जो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है नैनो टेक्नोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें जो है इसमें दीज आर द पार्टिकल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। बिकॉज ऑफ द कन्फाइनमेंट द क्वांटम डॉट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल। इनकी कन्फाइनमेंट की वजह से इनकी एनर्जी लेवल जो है वो क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है। Electrons within a quantum dot have to occupy energy level that fits inside when the excitation occurs and the electrons emit a photon। तो ये सारा जो फोटोन वाला जो भी है ये हमारा नैनो टेक्नोलॉजी में कवर हो जाएगा। इसकी एक्साइटेशन जो होती है वो किससे होती है? कैन बी कॉज बाय द क्वांटम डॉट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ए लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के ज़रिए होती है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेड लाइट की होती है और शॉर्टेस्ट कौन सी होती है? वो ब्लू लाइट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स इज़ नॉट इन यूज़ फॉर INSAT और GSAT सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसका हमारा होगा MF। इसका मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे 5 तरीके के बैंड होते हैं, L बैंड, S बैंड, X बैंड, KU बैंड और KA बैंड, ठीक है। तो जो जनरली है इसमें शायद कुछ मिस हो गया है गाइज़, मैं आपको थोड़ा एडिट करके फिर भी बता दूंगी, पर मैं आपको एक बार इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि इसमें क्या होता है मेनली कि बैंड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो पहला L बैंड होता है वो 1 से 2 जो है उसकी क्या बोलते हैं गीगाहर्ट्ज़ की जो है यहाँ पे GHz है होगा, ये हमारे GPS ट्रैकिंग में हेल्पफुल होते हैं। इसमें क्या होता है पहले हम देखते हैं कि सैटेलाइट को कहाँ प्लेस किया जाता है। तो सैटेलाइट को ऑर्बिट के अराउंड प्लेस किया जाता है अर्थ की, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सेट कर सके। किसके लिए? टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए और डेटा के लिए। इसमें जो भी थोड़ा सा रह गया है वो मैं एडिट करके आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 17 जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है ऑपरेट करता है। इसमें 2 बैंड्स होते हैं, एक LF बैंड
ठीक है। एक एमएफ बैंड, एलएफ बैंड जो है वो यूज़ किया जाता है एएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है, जो कि यूरोप में यूज़ किया जाता है और नॉर्थन अफ्रीका और एशिया में भी यूज़ किया जाता है। और एमएफ बैंड जो होता है वो एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। और भी कि जो INSAT के लिए और GSAT के लिए यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा बैंड यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं कौन सा बैंड यूज़ किया जाता है, तो अपने आप ही इस क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। तो यूज़ कौन सा किया जाता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो यूज़ किया जाता है हमारा, देखो GPS के लिए एल बैंड यूज़ किया जाता है, जो कि सी, लैंड, एयर इन सब के में आ जाता है आराम से। फिर एस बैंड यूज़ किया जाता है हमारा, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए। एक्स बैंड यूज़ किया जाता है सिविल, मिलिट्री और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, वेदर ब्रॉडकास्टिंग या मॉनिटरिंग के लिए। KU बैंड यूज़ किया जाता है हमारा, यही सेम जो एस बैंड का काम है, बस इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़ है, इसमें 12 to 18 गीगाहर्ट्ज़ है। फिर K बैंड जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट या रेडार में चेक करने के लिए, ठीक है। तो गाइज़ इसमें थोड़ा सा छूट रहा है वो मैं इसको अपडेट करके टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और आई होप गाइज़ आपको अच्छी लगी हो आज की क्लास, और आज तो शायद आवाज़ भी सही है। और कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।